तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता को कथित तौर पर उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया गया कि ढाका से लगभग 330 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव के निवासी 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय का बाइक सवार बदमाशों ने घर से अपहरण किया और मृत हालत में उन्हें वापस भेजा। स्थानीय मीडिया की माने तो भावेश रॉय को गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे एक फोन आया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि ऐसा अपराधियों ने उनके घर पर होने की पुष्टि करने के लिए किया था। भावेश रॉय की पत्नी शांतना ने बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार को जो बताया, उसके मुताबिक फोन कॉल के लगभग 30 मिनट बाद 4 लोग 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके घर आए और कथित तौर पर भावेश को परिसर से अगवा कर लिया। उन्हें घायल अवस्था में बरामद किया गया। जब परिवार के सदस्य रॉय को अस्पताल ले गए तो वो बेहोश थे। बाद में पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के चश्मदीद बताते हैं कि भावेश रॉय की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई। लोगों ने बताया है कि भावेश चंद्र रॉय को नाराबड़ी गांव ले जाया गया और वहां बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद गुरुवार शाम को ही हमलावरों ने भावेश को बेहोशी की हालत में वैन से उनके घर के बाहर डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद उन्हें तुरंत विराल उप जिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया। इसके बाद उन्हें दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भावेश चंद्र रॉय ढाका से करीब 330 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव में रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक भावेश चंद्र इलाके में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता थे, जो बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के विकराल इकाई के उपाध्यक्ष भी थे। मृतक की पत्नी शांतना राय ने दावा किया है कि वो हमलावरों में से 2 की पहचान कर सकती हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट बताती है कि प्रभारी अधिकारी अब्दुस सबूर ने कहा है कि मामला दर्ज करने की तैयारी हो रही है और पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए काम कर रही है। हालांकि सच ये है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही भारत ने बांग्लादेश से कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर नैतिक उपदेश देने के बजाय बांग्लादेश अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर ध्यान दे। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए, जिसके बाद भारत ने इसके कड़े शब्दों में विरोध किया था। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है जबकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं। बांग्लादेश का बयान असल में धूर्तता और कपट से भरा हुआ है। यह कल की ही बात है। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होते ही पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी ताकतों के हमले हुए। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। राजधानी ढाका से लेकर बांग्लादेश का शायद ही कोई इलाका तब बचा होगा जहां कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया हो। अल्पसंख्यकों को निशाना तो बनाया गया, उनके घर भी जलाए गए, प्रार्थना स्थलों को टारगेट किया गया, यहां तक कि अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में चुन चुन कर मारा गया। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होते ही हालात बेकाबू हो गए और शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। बंगबंधु बांग्लादेश जब जल रहा था तब भी यूनुस सरकार खामोश बैठी थी। अब जबकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी यूनुस सरकार खामोशी से सब कुछ देख रही है। सुनिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। बांग्लादेश में एक बार फिर एक और हिंदू नेता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। यह दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसका बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी ताकत हैं, जैसे कि जमाते इस्लामी या अलग अलग मुस्लिम शिविर ग्रुप, स्टूडेंट्स यूनियन, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो मुस्लिम शिविर ग्रुप में जो स्टूडेंट्स यूनियन है, इसमें अब सिर्फ बचे हैं कौन? गुंडे, जो कि रातों रात सड़क से किसी भी हिंदू फैमिली को उठा के ले जाते हैं, उनके घरों में घुसाते हैं, उनकी बिजनेस या उनकी दुकानों को या प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बहुत ही कड़े बयान में बांग्लादेश की सरकार को यह कहा है कि बांग्लादेश की सरकार तुरंत इन गुंडाई और अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर काबू करे।
संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं और रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन जो मामला है इस वक्त का वो अब लगता है कि गंभीर होता नजर आ रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आपकी बात हम सुन रहे थे अभी देवनाथ साहब। संजीव जी, आपसे मैं पहले यह समझना चाहूंगा, कल भी भारत ने लताड़ लगाई, लेकिन बांग्लादेश में लगता है कि हालात बदल नहीं रहे हैं और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कदम उठने भी बंद नहीं हो रहे हैं। तो क्या अब यह वक्त आ गया है कि मोहम्मद यूनुस को इलाज की जरूरत है? वो भारत से इलाज चाहते हैं अपना? जी निसंदेह ये जो बांग्लादेश का जो घटनाक्रम लगातार जारी है, ये बेहद आपत्तिजनक है और जिसकी जितनी भी घोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से भावेश राय जी की हत्या की गई, उनको घर से उनके एब्डक्ट किया गया और ब्रूटली उनको मार दिया गया, ये बहुत ही निर्मम और क्रूर तरीके से उनकी हत्या की गई है। तो जाहिर है कि ये स्वीकार्य नहीं है। इस भारत को इस तरीके की घटनाएं स्वीकार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, भारत के द्वारा इसके संदर्भ में कड़ी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई है। लेकिन अब प्रतिक्रिया से ज्यादा अब आगे बढ़ करके कदम उठाने की आवश्यकता है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं भारत के पड़ोसी राज्य में अगर होती हैं और वहां पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो इस नए भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए और बयानों से आगे बढ़ करके कार्रवाइयों को करने की आवश्यकता है। जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं ऐसी घटनाओं के विरुद्ध वो लिए जाने चाहिए और भारत को स्वयं से प्रोएक्टिव तरीके से आगे बढ़ करके एप्रोप्रिएट तरीके से इसे रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है, एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने की आवश्यकता है, ताकि इन रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंक परस्त ताकतों को और इस तरीके की ताकतों को शह देने वाली ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसको एक कड़ा संदेश दिया जा सके और ताकि वो उसके कृत्यों पर लगाम लगाई जा सके। तो ये मेरा मानना है स्पष्ट रूप से कि भारत को अब कार्रवाइयों को करने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स और अप्रोप्रिएट एक्शंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं वो सरकार को लेने चाहिए। और जाहिर है कि इस घटना का जो संज्ञान है वो न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वो लेना चाहिए। अभी तुलसी गबार्ड भारत आई थी और वो जाहिर है कि बांग्लादेश की घटनाओं के संदर्भ में उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की थी और इस बात को भी उन्होंने कहा था कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो ताकतें हैं वो पूरे बांग्लादेश में इस्लामिक खैलिफेट बनाना चाहती हैं। तो अमेरिका को भी और ट्रंप प्रशासन को भी, जो कि पहले से हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है, उन्हें भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्हें भी बांग्लादेश के इस तरीके की कृत्यों को जाहिर है कि इग्नोर और आज ही संजीव जी, आज ही अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की है अपने लोगों के लिए कि बांग्लादेश वो यात्रा करने ना करें। लेवल 3 और लेवल 4 की एडवाइजरी आज अमेरिका ने जारी किया है। देवनाथ साहब, ये अब बिल्कुल साफ हो चला है कि बांग्लादेश इस वक्त गिरफ्त में है उन पाकिस्तान समर्थित, डीप स्टेट समर्थित कट्टरवादियों के, और जिसके चेहरा है मोहम्मद यूनुस। ये अब कोई शक नहीं रह गया और उसके कई कारण हैं जो मैं आगे भी बताने जा रहा हूं, आपको भी पता है। और आज भी भारत ने यह बात कह दी है कि सुनियोजित तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो हम अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो बयान आया है, तो अब हो गया। बहुत भारत ने पेशेंस रख लिया, बहुत ही समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन लगता है कि अब और किस तरह के कदम की जरूरत है अब? जी हाँ अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में पानी जो है अब उस सर के ऊपर चढ़ रहा है, गले तक आ गया है, नाक तक आ गया है। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार तो आजादी के समय से ही हो रहे थे। प्री पार्टीशन डेज में भी होते थे ऐसे दंगे हिंदुओं के खिलाफ। नोआखाली दंगों के बारे में हम सब याद कर सकते हैं, 1947-48। आज जो हो रहा है ये दुख की बात है कि एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा शह मिल रही है बांग्लादेश की सरकार के साथ। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, चाहे मोहम्मद यूनुस हो, चाहे उनके दूसरे सलाहकार हों, वो सब चाहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें हों, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में वो इससे वोट लेना चाहते हैं। चाहे जमाते इस्लामी हो या मुस्लिम छात्र शिविर हो या एनसीपी हो, ये सब दिसंबर के इलेक्शन में अपने अपने पॉलिटिकल
कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। छात्र बहुत जो रूढ़िवादी छात्र हैं बड़ी संख्या में आकर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। तो इन सबको मालूम है कि अगर हिंदुओं के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे तो बांग्लादेश में एक तबका है जो कि आंख बंद करके इनको सपोर्ट करता है। हाँ, भारत क्या कर सकता है? देखिए, भारत ने अभी तक बहुत ही दूरदर्शिता दिखाते हुए, बहुत ही परिपक्वता दिखाते हुए कोई भी नेगेटिव स्टेप नहीं लिया। लेकिन शायद भारत सरकार अब सोच रही है कि कैसे कैसे बांग्लादेश को समझाया जाए। एक कार्रवाई जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले हफ्ते, कि हमने बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो सुविधा देते थे, टर्मिनल सुविधा देते थे कि माल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इनके बीच में आयात निर्यात होगा, म्यांमार, तो उसके ऊपर हमने वो टर्मिनल सुविधा देना बंद कर दिया। उसका एक इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में हम जितना ज्यादा दबाव उनके ऊपर डालेंगे, उतना ज्यादा जो एंटी अवामी लीग फोर्सेस हैं, एंटी शेख हसीना फोर्सेस हैं, उनको शह मिलेगी। वो जाकर अपने सोशल मीडिया में बोलेंगे कि देखो, भारत हमें सजा दे रहा है, भारत हमें रगड़ रहा है, भारत हमेशा से ही हम बांग्लादेश को नीची निगाहों से देखता रहा है। तो हम जो भी कड़ा कार्रवाई अगर करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। साफ तौर पे। और ये बांग्लादेश जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो आखिरी बात आपने कही वो काफी अहम है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो ये मोहम्मद यूनुस जैसे लोग हैं, वो भारत को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्या क्या कदम उठाए गए हैं भारत के खिलाफ, ट्रेड वॉर तक भी छेड़ा गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस सब के बीच में वो रास्ता क्या है जो अब भारत को अख्तियार करना होगा कुछ ही पलों में। तो जिस तरीके से आज एक बार फिर बड़े हिंदू नेता की बांग्लादेश में हत्या हुई है, गुस्सा है अब भारत में और भारत सरकार में भी, पक्ष और विपक्ष सभी में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है। और इसको लेकर के वो गुस्सा छलका है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के आधिकारिक बयान में भी, जब उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता श्री भावेश चंद्र राय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा है। यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण करती है। यह काफी अहम लाइन है। जबकि पिछड़ी ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से मुक्त होकर घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को पुख्ता करे, उनकी रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। तो ये चेतावनी भी दे दिया भारत सरकार ने कि आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो ये तो भारत सरकार का गुस्सा छलका है। कल भी लताड़ लगाई थी, कल भी कहा था जब मुर्शिदाबाद पर बयान आया था बांग्लादेश से कि ये कपटपूर्ण है और ये धूर्तता है बांग्लादेश की। और अब विपक्ष ने भी गुस्सा जाहिर किया है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने भी और कांग्रेस के नेता ने भी। जयराम रमेश का मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता श्री भावेश चंद्र रॉय की क्रूर हत्या की कड़ी निंदा करती है। अपहरण और हमले के कारण उनकी दुखद मौत इस क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती असुरक्षा की भावना की याद दिलाती है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की बार और बेहद परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं। और इसके बाद भारत सरकार से भी मांग की है कांग्रेस ने। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने से लेकर अल्पसंख्यकों के घरों और व्यवसायों पर लक्षित हमले शामिल हैं। धमकी और क्रूरता के इस पैटर्न में जो हो रहा है, भारत सरकार भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से आग्रह करती है कि वो इस मामले को सर्वोच्च तत्परता से उठाए और बांग्लादेश सरकार पर एक त्वरित पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग करें। हम दबाव बनाए, ये लिखा है। हम अपनी मांग दोहराते हैं कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाए। अब ये जो है, इसका मतलब कि सरकार में भी गुस्सा है, लोगों में भी गुस्सा है और विपक्ष ने भी गुस्से का इजहार करते हुए भारत सरकार से अब एक्शन की मांग की है। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब और यूके देवनाथ साहब, डिफेंस एक्सपर्ट।
देवनाथ साहब, तो लगता है कि ये अब गुस्सा आधिकारिक तौर पर भारत का भी छलक रहा है। विपक्ष भी सरकार के साथ है और विपक्ष की भी मांग है कि अब आप एक्शन लीजिए। क्या क्या पॉसिबल एक्शन हो सकता है? क्योंकि ये करतूत वहां के कट्टरपंथी कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत एक्शन ले और वो बाकी बांग्लादेश को भी कट्टरपंथ की आग में झोंक दे। तो रास्ते क्या बचते हैं हमारे पास? अजय जी, बांग्लादेश में जो अभी अंतरिम सरकार है और उनके जो सपोर्टर्स हैं, खासतौर से जो धार्मिक भेदभाव और उन्माद फैलाने वाली पार्टियां हैं, वह चाहती हैं कि भारत हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में या शायद गलती से कुछ ऐसे कदम ले लें ताकि वो भारत को विलेन दिखा सकें और शेख हसीना को और अवामी लीग को अगले इलेक्शन में हरा सकें। उनका एक ही मतलब है। जैसे हमारे भारत में भी कुछ सोशल मीडिया हैं, वो अलग अलग तरह के कदम बताते रहते हैं। भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर है, उसको बंद कर दो। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सेना को तैनात कर दो। इंडियन नेवी का इस्तेमाल करके बांग्लादेश का ब्लॉकेट कर दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी कार्रवाई अगर भारत करेगा तो भारत नहीं करना चाहता। अगर करेगा तो हम बांग्लादेश के हाथ में ही खेल रहे हैं। बांग्लादेश को और ज्यादा डोर ढील दे रहे हैं कि वो और जी तेजी से चीन की गोद में चला जाए और तेजी से पाकिस्तान की तरफ खिसक जाए। तो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय बहुत और वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत सोच समझ के कदम ले रही है। हम दिसंबर के इलेक्शन का इंतजार करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा और बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर का इलेक्शन में अवामी लीग और शेख हसीना को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, तो जाहिर बात है वो जीतेंगी, भारी बहुमत से जीतेंगी और ये जो एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट है ये गायब हो जाएगा। हमें कोई कठिन कदम लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और चीज बता दूं, ये अतीत में भी आप जो कह रहे हैं देवनाथ साहब, अतीत में भी ये होता रहा है कि वहां पर कई बार सिर उठाया है ऐसे कट्टरपंथी ताकतों ने, लेकिन आखिरकार बांग्लादेश की जनता ने इनके लगाम को खींचा है तब भी, और आपको अभी भी ये उम्मीद है। लेकिन इस बीच में ये जो अंतरिम सरकार, यूनुस और कट्टरपंथी यहां पर हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं ये भी समझिए। ये उल्टा भारत के साथ ट्रेड वॉर भी ये छेड़ चुके हैं। अब इसको समझिए कि बांग्लादेश ने क्या क्या कदम उठाए हैं भारत के खिलाफ। आपने देखा होगा कि भारत ने अब चीन को बिठाया, बांग्लादेश ने चीनी कंपनियों को आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए बांग्लादेश में बुलाया। जब अभी गए थे ये साहब चीन, तो भारतीय सीमा पर चीनी कंपनियों को आने का न्योता दे दिया कि आइए और यहां पर आप आर्थिक क्षेत्र बनाइए भारत की सीमा पर। भारतीय आयातों को प्रभावित करने के लिए बांग्लादेश ने कदम उठाए हैं। ये भी देखिए, ट्रेड वॉर खुद बांग्लादेश ने छेड़ा है, जिससे नुकसान उसका खुद हो रहा है। लेकिन फिर भी बिना पोल सीमा पर आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा रहा है बांग्लादेश। यदि भारत से जो चीजें जा रही है उस पर सख्ती बरत रहा है। बांग्लादेश ने बंद, यहां पर जो 3 लैंड पोर्ट से उसको बंद कर दिए हैं बांग्लादेश ने। यह भी एक बड़ा कदम उठाया है जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इंपैक्ट हो रहा है। बांग्लादेश ने जमीनी मार्ग से भारतीय यार्न जो बहुत सस्ता उसको मिलता है उसका आयात बंद कर दिया है, और वो कह रहा है कि हम अमेरिका से मंगाएंगे जो कि काफी महंगा होगा, उससे उसकी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कपड़े की। भारत ने भी इसका जवाब दिया आखिर में और ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को खत्म किया, क्योंकि लगातार इस तरह के कदम उठा रहा था। इसके अलावा जो रणनीतिक कदम उठा रहा है भारत के खिलाफ वो हम जानते ही हैं कि यहां पर भारत पाकिस्तान को उसने बुला रखा है। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट और बंदरगाहों से बांग्लादेशी सामानों के निर्यात को भी रोका है भारत ने। इस वजह से भारत यहां पर विरोधी भावनाओं से ग्रस्त यूनुस सरकार दरअसल ये तमाम कदम उठा रहा है। संजीव जी, ये जो देवनाथ साहब कह रहे हैं, क्या आप भी इस चीज को मानेंगे कि चाह रहा है, यूनुस सरकार चाह रही है, वहां बैठे कट्टरपंथी चाह रहे हैं कि वो तमाम वो ऐसे ऐसे कदम उठाए, भले उसका नुकसान हो रहा हो बांग्लादेश का, लेकिन भारत उकसे, भारत एक्शन ले और इसका फायदा वो उठा ले वहां पर? क्या ये चाल है? देखिए अजय जी, मेरा ऐसा मानना है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत को इस सारी घटनाओं के संदर्भ में प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। हम इन आतंक परस्त ताकतों को, इन अतिवादी ताकतों को बेलगाम होकर के अपनी साजिशें रचने के लिए छोड़ नहीं सकते।
और इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो करने की आवश्यकता है। भारत ने एक एक्शन लेकर के भी जो है ये स्पष्ट रूप से बता दिया है, जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को विड्रॉ करने का निर्णय था, कि भारत और भी कड़े मेजर्स ले सकता है। बांग्लादेश की जो भारत के ऊपर जो बड़ी डिपेंडेंसीज हैं, उस संदर्भ में भारत बांग्लादेश के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, और वो भारत के पास वो ऑप्शंस हैं। और भारत को जाहिर है कि भारत की सरकार को, हमारे पूरे एस्टेब्लिशमेंट को इस संदर्भ में एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जो कि मेरा विश्वास है कि जरूर इस संदर्भ में रणनीतियां बनाई जा रही हैं, विचार मंथन हो रहा है कि ऐसे कौन से मेजर्स हो सकते हैं जिसको कि हम लेकर के स्वयं से बांग्लादेश के ऊपर और उसकी जो ये अंतरिम सरकार है उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। दूसरा, भारत को ये जो घटनाएं हैं इनको इग्नोर न करते हुए इन सारी घटनाओं को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी शेयर करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब ओवल ऑफिस में पूछा गया था बांग्लादेश के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा था कि ये जो बांग्लादेश के संबंधित विषय हैं वो भारत के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अमेरिका, मेरा मानना है कि भारत के और बांग्लादेश के संदर्भ में भी, और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उसके संदर्भ में अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं, और भारत को प्रोएक्टिव तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, वहाँ के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगातार रणनीतियों को मिलकर के बनाने की आवश्यकता है। ऐसे जो भी राष्ट्र जो कि बांग्लादेश में गिरते हुए और अंधकारमय होते हुए लोकतंत्र की स्थिति को लेकर के चिंतित हैं, उन सभी के साथ मिलकर के एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ रणनीति बनाने की आवश्यकता है और एक्शंस लेने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं मानता कि बांग्लादेश में जो इन कट्टरपंथियों को छोड़ देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका ये लाभ उठाएंगे। जाहिर है कि ये जो अगर इस तरीके की रणनीति पे हम चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनका एक अपीचमेंट ही हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि भारत को, और जहां तक धैर्य की बात है तो मैं मानता हूं कि भारत ने बहुत धैर्य दिखाया है, और भारत लगातार जो अगस्त से, जो पिछले वर्ष से जो घटनाएं हो रही हैं, भारत ने बहुत ही ज्यादा पेशेंस से और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के साथ पूरे सिचुएशन को डील किया है और आगे भी डील करेगा। भारत का बांग्लादेश के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बना रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई एक्शन न लें, और जहां भी कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी होती है, जहां कहीं भी हमें सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वहां पर हमें करना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो भावेश चंद्र राय जी की जो हत्या हुई है उसको लेकर के आज पूरा भारत एक है। पूरे भारत में, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी एक सुर में बात कर रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे ये हमले को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस बात का जो मैसेज है बहुत ही लाउड एंड क्लियर बांग्लादेश को दिया गया है। तो इसी तरीके से मेरा मानना है कि ये सिर्फ शब्दों नहीं बल्कि एक्शंस को भी लेकर करके लेने की आवश्यकता है, और जहां कहीं भी नरमी बरतना हो वहां नरमी बरती जा सकती है, लेकिन जहां पर शक्ति बरतने की आवश्यकता है वहां पर शक्ति अवश्य बरतनी चाहिए। तो वक्त वो आता जा रहा है साफ तौर पे कि अब भारत को सख्ती बरतने की जरूरत हो सकती है, और ये भारत का सब्र अब खत्म होता नजर आ रहा है। भारत के लोगों में अब बेहद गुस्सा है, और भारत में पक्ष विपक्ष एक साथ अब ये मांग उठ रही है कि नहीं, अब यूनुस का इलाज करने की जरूरत पैदा हो चुकी है, और इसका भी वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का।